एसिडोसिस हमने डिस्कस करना है आज हमारे पास। तो बेसिकली हमारे पास ये जो डिसऑर्डर होता है ये नॉन एनाइनिक गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नॉन एनाइनिक गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हमने क्या देखा था कि हमारे पास अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में मेनली हमारे पास क्या होता था कि बाई कार्बोनेट जो थे वो हमारे पास बॉडी में डिक्रीज हो जाते थे। ठीक है। या इसके अलावा हमारे पास ये हो सकता है कि आपके पास जो डिस्टल ट्यूब्यूल है, डिस्टल ट्यूब्यूल से हमारे पास एच पॉजिटिव आयन की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक हो गया। वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए तो ये हमारे पास क्या काज करवा सकती हैं, ये आपके पास पीएच को डिक्रीज कर सकती हैं। ठीक है। और अगर पीएच हमारे पास डिक्रीज हो रही है तो किस वजह से हो रही है, हमारे पास किडनी की वजह से हो रही है। ठीक है। तो मेनली हमारे पास इस कंडीशन को हम कहेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है। लेकिन ये नॉन एनाइन गैप होता है। ठीक है। अगर नॉन एनाइन गैप है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसको कंपनसेट करने के लिए जो क्लोराइड हैं उनकी जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे हम नेफ्रॉन बनाते हैं। नेफ्रॉन बनाने के बाद मैं आपको बताता हूँ हमारे पास ये हमारे पास है बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के बाद हमारे पास पीसीटी, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड देन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड देन डीसीटी। ठीक है। और फिर आपके पास एंड पे कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल आ गई। तो हमारे पास कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो होता है वहां से एल्डोस्टिरोन की मदद से हमारे पास क्या हो रहा होता है, एच पॉजिटिव आयन की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। अगर यहाँ पे हम देखें ना तो आपके पास ये जो पीसीटी है, पीसीटी से बाई कार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो एंड वाला पार्ट है जिसको हम कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहते हैं, तो यहाँ से आपके पास एच पॉजिटिव आयन जो हैं वो आपके पास क्या होते हैं, वो एक्सक्रीट होते हैं। ठीक है। एक्सक्रीट होते हैं यूरिन में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टिरोन। एल्डोस्टिरोन इम्पैक्ट करता है यहाँ पे हमारे पास, और ये जो एच पॉजिटिव आयन है उनको बॉडी में आपके पास बॉडी से एक्सक्रीट करवा के यूरिन में निकाल देगा। इसी तरह से आपके पास जो बाई कार्बोनेट है इनकी आपके पास पीसीटी से रीअब्जॉर्प्शन होनी होती है। अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन हो कि यहाँ से बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो इनहिबिट हो जाए। ठीक हो गया। और आपके पास यहाँ से जो एच पॉजिटिव आयन की एक्सक्रीशन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक्सक्रीशन है एच पॉजिटिव आयन की और यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन है, रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है। तो अगर आपके पास बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन हमने बंद कर दी है तो हमारे पास ये क्या थे, ये बेसिस थे, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो अगर आपके पास इनकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही तो ये सारे के सारे आपके पास एक्सक्रीट हो जाएंगे यूरिन में। तो ये कंडीशन भी आपके पास एसिडोसिस काज करवा सकती है अगर हमारे पास यहाँ पे एच पॉजिटिव आयन जो हैं, ठीक है, इनकी क्या होनी होती है, एक्सक्रीशन। अगर इनकी एक्सक्रीशन नहीं होगी तो आपके पास एच पॉजिटिव आयन जो होंगे वो आपके पास सीरम में इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये भी आपके पास एसिडोसिस काज करवा सकते हैं। ठीक हो गया। और ये आपके पास मेनली रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में ये दो आपके पास मैकेनिज्म जो होते हैं ना वो फॉलो किए जाते हैं, ये जो डिजीज होती है मेनली। अब या तो बाइकार्बोनेट डिक्रीज हो जाएंगे या एच पॉजिटिव आयन जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। और नॉन एनाइनिक गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो आपके पास जितने बाइकार्बोनेट डिक्रीज होंगे उतने ही क्लोराइड जो होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये बैलेंस हो जाता है। एनाइन गैप जो होता है वो इसमें बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। अगर हम पीएच की बात करें तो आपके पास सीरम की जो पीएच होगी वो आपके पास अगर एसिडोसिस है तो लेस देन 7.35 या 37 कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो पीएच आपको इतनी मिलेगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक और नेफ्रॉन में बना देता हूँ। हमारे पास ये आपके पास बोमेन कैप्सूल का पार्ट है, ये पीसीटी का पार्ट है, और नेक्स्ट आपके पास डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, और फर्दर आपके पास यहाँ पे हमने कह दिया कि कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो आपके पास मेनली रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस आपके पास इसकी तीन टाइप्स है। ठीक है। एक आपके पास होगी जिसको हम कहते हैं डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे आपके पास जो है उसको हम कह देते हैं हमारे पास प्रोक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। ठीक है। और आपके पास जो थर्ड ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है उसका आपके पास जो नाम है वो है आपके पास हाइपर कैलिमिक, हाइपर कैलिमिक ट्यूब्यूलर एसिडोसिस, ट्यूब्यूलर एसिडोसिस। ठीक है। अब हमारे पास ये जो तीनों डिसऑर्डर्स हैं वे आपके पास नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स को जाके ये अफेक्ट करते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें तो हमारे पास नेफ्रॉन का ये फर्स्ट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल, और इसके बाद है आपके पास ये सेकंड पार्ट जिसको हम बोलते हैं पीसीटी। तो अगर हमारे पास पीसीटी का डिफेक्ट है ना, पीसीटी का डिफेक्ट है हमारे पास, तो इसको हम कहेंगे रीन आपके पास प्रोक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, टाइप 2।
ये जो मैंने लिखी हुई है ना, इसका दूसरा नाम है टाइप 2। तो टाइप 2 को इजीली याद करने के लिए आपके पास सेकंड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन अगर इन्वॉल्व हो रहा है, पीसीटी अगर इन्वॉल्व हो रही है, तो ये आपके पास ये जो कंडीशन होगी इसको हम बोलेंगे टाइप 2 रीनल एसिडोसिस, जो कि प्रोक्सिमल पार्ट को इन्वॉल्व करती है। इसके बाद हमारे पास हम नेक्स्ट आ जाएं तो आपके पास ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, तो लूप ऑफ हेनले जो है वो थर्ड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये है डीसीटी वाला पार्ट, और एंड पे आपके फोर्थ पार्ट है, और फिफ्थ पार्ट जो होता है वो आपके पास होता है कलेक्टिंग टिब्यूल वाला पार्ट, ठीक है जी। अगर आपके पास डीसीटी यहाँ पे डिफेक्ट है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे टाइप 1 रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस, ठीक है जी, जो कि डिस्टल रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस होती है, इसको टाइप 1 कहा जाता है। और हाइपरकैलिमिक ट्यूब्यूलर एसिडोसिस अगर आपके पास है तो इसको हम कहते हैं टाइप 4 रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस, हाइपरकैलिमिक ट्यूब्यूलर एसिडोसिस, ठीक हो गया। तो ये आपके पास मेनली जो डिस्टल पार्ट है उसको इन्वॉल्व करेगी, ठीक है। तो बाकी हम रिमूव कर देते हैं, जो हमारे पास अब मेंशन्ड है वो लिखते हैं बस सिर्फ और सिर्फ। तो आपके पास जो नेफ्रॉन होता है ना रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में, उसके उनमें से तीन पार्ट जो होते हैं वो आपके पास सिर्फ इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होगा? डीसीटी डिफेक्टिव होता है, उसके अलावा सॉरी पीसीटी, फिर आपके पास डीसीटी, और एंड पे आपके पास जो कोलेक्टिंग डक्ट है, कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल, वो आपके पास इन्वॉल्व होगा। अगर पीसीटी इन्वॉल्व हो रहा है तो टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, अगर आपके पास डीसीटी इन्वॉल्व है तो टाइप 1 डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, और अगर आपके पास कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है वो इन्वॉल्व हो रही है तो आपके पास टाइप 4 हाइपरक्लेमिक ट्यूबुलर एसिडोसिस, ठीक हो गया। तो ये थी इनकी कैटेगरीज, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं पीसीटी से, हम शुरू कर देते हैं। तो पीसीटी अगर आपके पास डिफेक्टिव है तो टाइप 2 है, टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, और आपके पास इसका एक्चुअल नाम क्या होता है? प्रोक्सिमल रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस, ठीक है। तो आपके पास नेफ्रॉन दोबारा से हम बना लेते हैं, हमारे पास ये बोमेन कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल के बाद पीसीटी, पीसीटी के बाद डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले, और फिर आपके पास ये डीसीटी, और डीसीटी के बाद आपके पास कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे एक सेल को हम विजुलाइज कर लेते हैं। आपके पास होता कुछ इस तरह से है कि यहाँ से बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन होनी होती है, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन डायरेक्टली नहीं होती, बल्कि यहाँ पे आपके पास एक ट्रांसपोर्टर होता है। ट्रांसपोर्टर का क्या काम होता है कि सोडियम को आपके पास सेल के अंदर लेके जाता है, और एच पॉजिटिव आयन को बाहर निकालता है, और एच पॉजिटिव आयन इसके साथ मिलके आपके पास क्या बना देता है? हमारे पास कार्बोनिक एसिड H2CO3, और ये फर्दर आपके पास डिसोसिएट हो जाएगा CO2 में, और प्लस आपके पास H2O में। और ये आपके पास फर्दर जब CO2 और H2 में डिसोसिएट होता है तो ये CO2 जो होती है वो आपके पास सेल के अंदर आ जाती है, ठीक है। फिर फर्दर ये सारा मैकेनिज्म चलता है, और इस मैकेनिज्म के बाद आपके पास एंड पे जो बाइकार्बोनेट है उनकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। हम बुक पे देखते हैं कि ये सारा मैकेनिज्म जो है तो वो किस तरह से होता है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो हमारे पास ये कि बाइकार्बोनेट जो थे वो आपके पास ल्यूमिनल साइड में यूरिन में थे, ठीक हो गया। और सोडियम हाइड्रोजन पंप होता है, ठीक है। और ये आपके पास क्या करता है कि सोडियम को सेल के अंदर और एच पॉजिटिव आयन को सेल के बाहर फेंकता है। अब आपके पास ये जो यूरिन में एच पॉजिटिव आयन, ये बाइकार्बोनेट सारे थे, वो एच पॉजिटिव आयन के साथ मिलकर क्या बना देते हैं? कार्बोनिक एसिड, ठीक हो गया। और फिर ये फर्दर आपके पास डिसोसिएट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और H2O में। और ये आपके पास क्या होता है कि ये दोनों परमिएबल होते हैं, ठीक हो गया। और ये इजीली सेल के अंदर आ जाते हैं, सेल के अंदर दोबारा से वही काम होता है, दोबारा से आपके पास कार्बोनिक एसिड बनता है, और आपके पास एच पॉजिटिव आयन और बाइकार्बोनेट्स। ये जो बाइकार्बोनेट हैं ये आपके पास बेजोलेटरल साइड के ऊपर आपके पास यहाँ से इसकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, सेल के अंदर चले जाते हैं, और एच पॉजिटिव आयन फर्दर इस ट्रांसपोर्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बार बार। तो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में हमारे पास होगा क्या कि मेनली इस पार्ट को डिफेक्ट करती है कि आपके पास बाइकार्बोनेट की जो रीअब्जॉर्प्शन है ना वो नहीं होगी, ठीक हो गया। तो मेनली अगर आपके पास बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही तो आपके पास बेसिक मटेरियल जो है, बेसिस बॉडी में कम हो रही है, तो जिसके नतीजे में जो एसिड कंटेंट होगा वो बॉडी में बढ़ जाएगा, ठीक हो गया। तो मेनली आपके पास बाइकार्बोनेट की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो नहीं होती, HCO3 रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। अगर अब आपके पास बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही ना तो आपके पास फर्दर डाइयूरेसिस का इफेक्ट भी आता है, डाइयूरेसिस। तो अगर डाइयूरेसिस का इफेक्ट आता है तो फर्दर आपके पास क्या होगा कि ये कंडीशन आपके पास करा देगी हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया मैं बताता हूँ कि कैसे करवा देती है, हाइपोकैलीमिया हो जाएगा, ठीक हो गया। और हाइपोकैलीमिया भी होता है, और फर्दर आपके पास जो यूरिन पीएच है ना, यूरिन पीएच मोर देन हमारे पास वो क्या होगी कि सॉरी यूरिन पीएच जो होगी वो आपके पास लेस देन, आपके पास लेस देन 5.5 के कम होगी यूरिन पीएच, ठीक हो गया। ये सारी जो बातें हैं ये क्यों हो रही हैं, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि डाइयूरेसिस क्यों होगा। डाइयूरेसिस इस वजह से होता है कि जब आपके पास बाइकार्बोनेट सारे के सारे रीअब्जॉर्ब नहीं होते, यूरिन में आ जाते हैं, ठीक हो गया, बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुई,
यूरिन में वो चले गए। तो इसके साथ हमारे पास होता कुछ इस तरह से कि अगर ये ट्रांसपोर्टर पीसीटी सही काम नहीं कर रहा ना, तो यहाँ पे जो सोडियम पोटाशियम ये जो ट्रांसपोर्टर होता है ये भी सही से काम नहीं करता। ठीक हो गया। तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। अगर सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन यहाँ से नहीं हो रही, ठीक है, तो सोडियम आपके पास सारे का सारा क्या होगा, आगे आ जाएगा, और सोडियम भी आपके पास जो होता है वो यूरिन में स्क्रीट होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। अगर वो स्क्रीट हो गया तो साथ आपके पास वाटर को भी ले आएगा। तो जब ये सारी चीजें आपके पास वाटर में वेस्ट होंगी ना, तो बॉडी की आपके पास कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी ना, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि आपके पास सोडियम और वाटर जो है वो रिमूव हो रहा है। ठीक हो गया, वो यूरिन में जा रहा है। तो इसके नतीजे में आपके पास जब वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होगी तो रास मैकेनिज्म जो होता है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। तो जब रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है तो आपके पास मेन प्रोडक्ट क्या होती है, एल्डोस्टीरोन। तो एल्डोस्टीरोन आपके पास जब आएगा तो एल्डोस्टीरोन आपके पास यहाँ पे क्या काम करता है, यहाँ से आपके पास एक तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, पोटाशियम को एक्सक्रीट करता है। ठीक हो गया। सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवाएगा, पोटाशियम को एक्सक्रीट करेगा, और इसके साथ साथ आपके पास एच पॉजिटिव आयन को भी आपके पास क्या कर देगा, यूरिन में निकालना शुरू कर देगा। ठीक है। सोडियम को रीअब्जॉर्ब करता है, पोटाशियम और एच पॉजिटिव आयन को एक्सक्रीट करवाता है। ठीक हो गया। तो अब ये देखें कि डायूरेसिस क्यों हुई, क्योंकि आपके पास जब पीसीटी के सेल्स आपके पास प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा आपके पास जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होनी होती है वो आपके पास पीसीटी से होनी होती है। तो यहाँ से अगर नहीं हो रही तो यूरिन आगे जा रहा है, तो आपके पास यहाँ से रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो आपके पास क्या यूरिन में आ जाएगा, जिसके नतीजे में वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होगी, रास मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन आएगा। तो एल्डोस्टेरोन आपके पास पोटाशियम और एच पॉजिटिव आयन को यूरिन से आपके पास यूरिन में फेंकना शुरू कर देगा। अगर आपके पास पोटाशियम ज्यादा से ज्यादा बॉडी से निकल के यूरिन में जा रहे हैं तो हाइपोकैलेमिया होगा। यूरिन पीएच आपके पास क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि यूरिन पीएच जो है वो एसिडिक है। ठीक है, डिक्रीज है। अगर 5.5 से ज्यादा होगी तो बेसिक है, अगर 5.5 से कम है तो एसिडिक है। तो एसिडिक आपके पास यूरिन क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके पास एच पॉजिटिव आयन जो है वो यूरिन में जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये सारी इसकी कहानी थी, जो कि आपके पास मेन काज होती है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, प्रोक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2 की। अगर हम बात करें कि हमारे पास मेनली कौन कौन सी ऐसी काजेज हैं जो कि मेन रीजन है फॉर द टाइप 2, तो आपके पास सबसे पहले फनकनी सिंड्रोम। फानकनी सिंड्रोम, फानकनी सिंड्रोम में क्या होता है आपके पास, फानकनी सिंड्रोम में जो पीसीटी पार्ट होता है वो मेनली इन्वॉल्व होता है, और पीसीटी से आपके पास अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, प्रोटीन, ठीक है, तो कोई भी आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं होती। तो फानकनी सिंड्रोम आपके पास मेन इटियोलॉजी है, मेन काज है फॉर द टाइप 2 एसिडोसिस। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक हो गया, आईजीए कोई भी आईजीजी। तो आपके पास ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, प्लाज्मा सेल का कैंसर होता है, तो ये मेनली आपके पास पीसीटी के सेल को आके अफेक्ट करता है। तो मल्टीपल माइलोमा में भी आपके पास अगर पीसीटी जो होंगे उसके सेल आपके पास डैमेज हो जाएंगे तो बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। फर्दर आपके पास असीटाजोलामाइड, असीटाजोलामाइड। ठीक हो गया। असीटाजोलामाइड क्या किस तरह से काम करती है, अगर मैं पीसीटी का ये एक सेल बनाऊं ना, तो पीसीटी के सेल पे हमारे पास, बल्कि यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ कि हमारे पास असीटाजोलामाइड, ये आपके पास पीसीटी का सेल है ना, तो यहाँ पे अगर कोई पेशेंट असीटाजोलामाइड ले रहा है तो असीटाजोलामाइड डायरेक्टली आपके पास इसको इनहिबिट कर देगी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज को। ठीक हो गया। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज अगर आपके पास इनहिबिट हो गया तो ये कार्बोनिक एसिड फर्दर आपके पास डिसोसिएट होगा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में। अगर ये नहीं बनेगा तो ये आपके पास सेल में जाएंगे, अगर सेल में नहीं जाएंगे तो फर्दर आपके पास दोबारा से ये बाइकार्बोनेट नहीं बनते। ठीक हो गया। तो बात जो होती है वो यहाँ तक खत्म हो जाती है। ठीक हो गया। इसी वजह से मेन आपके पास असीटाजोलामाइड अगर कोई पेशेंट ले रहा है तो उसकी बाइकार्बोनेट की जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो इनहिबिट हो जाती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम होता है उसको इनहिबिट कर देती है। ठीक हो गया, असीटाजोलामाइड जो ड्रग होती है। तो मेन हमारे पास जो काजेज हमने देखी वो हमारे पास तीन काजेज थी। पहले नंबर पे फनकनी सिंड्रोम की वजह से हो सकता है मल्टीपल माइलोमा और असीटाजोलामाइड। ठीक है। यूरिन पीएच आपके पास लेस देन 5.5 मिलेगी, हाइपोकैलेमिया के साथ पेशेंट मिलेगा। ठीक है जी। और डायूरेसिस होगी। फर्दर आपके पास नेक्स्ट ये है कि अगर इसको फानकनी सिंड्रोम हो रहा है तो वहां पे भी हमने देखा था, क्योंकि आपके पास फॉस्फेट की जो सेक्रेशन होती है ना, सॉरी रीअब्जॉर्प्शन होती है, फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से होनी होती है आपके पास, पीसीटी से। तो अगर फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो पेशेंट जो होगा वो रिकेट्स के साथ मिल सकता है, कि बोन का डिफेक्ट होगा, कैल्शियम फॉस्फेट चाहिए होता है ना बोन्स के लिए, तो अगर हाइपोफॉस्फेटीमिया होगा तो पेशेंट जो है वो रिकेट्स के साथ मिल सकता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आखिरी बात हमारे पास ये है कि ऐसी हमारे पास ये जो कंडीशन होती है इसमें बाइकार्बोनेट का जो लेवल मिलता है ना पेशेंट का, वो 12 to 20 मिलता है।
12 से 20 के दरमियान आपके पास बाइकार्बोनेट इतने मिलते हैं बॉडी में। नॉर्मली कितने होते हैं? नॉर्मल आपके पास बाइकार्बोनेट का जो लेवल होता है वो आपके पास होता है 24। ठीक है, तो 24 से कम है, इसका मतलब एसिडोसिस है, लेकिन 12 से 20 के दरमियान हमें मिलता है। और ये एसिम्टोमेटिक कंडीशन होती है। एसिम्टोमेटिक मतलब अगर किसी पेशेंट को है तो उसको ज़्यादा सिम्टम्स शो नहीं होंगे, लेकिन इसको अगर ट्रीट करना है तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट दे देते हैं। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है? इसको कहते हैं टाइप 1। मेनली हमारे पास इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपके पास डीसीटी के सेल है ना, उनकी इन्वायरमेंट होती है। दोबारा से नेफ्रॉन बनाते हैं हमारे पास, बोमेन कैप्सूल पीसीटी का पार्ट है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, देन फर्दर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये आपके पास है डीसीटी। ठीक है, तो फिर आपके पास एंड पे कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल आ गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे अगर डीसीटी के हम सेल बनाएं तो डीसीटी में हमारे पास पोटाश, आपके पास जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन आपके पास उसकी एक्सक्रीशन होनी होती है। हाइड्रोजन की एक्सक्रीशन होनी होती है। ठीक हो गया, एच पॉजिटिव आइन जो होता है ना, उस वो एक्सक्रीट होना होता है। ठीक हो गया, तो अगर आपके पास यहाँ पे डिफेक्ट है डीसीटी के सेल का, तो एच पॉजिटिव आइन की एक्सक्रीशन नहीं होगी यूरिन में। तो अगर आपके पास यूरिन में एच पॉजिटिव आइन नहीं जा रहे तो आपके पास बॉडी में बढ़ रहे हैं। अगर एच पॉजिटिव आइन बॉडी में बढ़ रहे हैं तो आपके पास जो सीरम पीएच होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, तो पीएच जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया, और ये जो आपके पास सेल होते हैं, ये कौन से सेल होते हैं? इनको बोलते हैं इंटरकलेटेड सेल। इंटरकलेटेड सेल, ठीक हो गया, डीसीटी में आपके पास मेनली ये पाए जाते हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो आपके पास ये जो ट्रांसपोर्टर होते हैं, ये एच पॉजिटिव आयन को बॉडी से बाहर फेंकते हैं और आपके पास पोटाशियम को आपके पास सेल के अंदर रीअब्जॉर्ब करते हैं। ठीक हो गया, तो ये जो ट्रांसपोर्टर होते हैं ये अपना काम नहीं करते और मेनली डीसीटी पे ये प्रेजेंट होते हैं। हम बुक पे देखते हैं हमारे पास ये कहाँ पे किस तरह से ये होता है। आपके पास यहाँ पे अल्फा इंटरकलेटेड सेल मेनली ऑन द डीसीटी। तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से। ठीक हो गया, और ये फर्दर डिसोसिएट हो जाती है। बाइकार्बोनेट आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक हो गया, और उसके अलावा एच पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो आपके पास सिक्रीट होते हैं। अगर किसी पेशेंट को रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1 है तो आपके पास ये जो पंप है ना, इनकी एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी। अगर इनकी एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी तो आपके पास एच पॉजिटिव आयन यूरिन में नहीं जाएंगे, ये यूरिन था, अगर यूरिन में नहीं जाएंगे, ठीक हो गया, तो आपके पास जो बॉडी है, बॉडी में एच पॉजिटिव आयन जो होंगे वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया, और फर्दर आपके पास ये जो पंप होता है, यहाँ पे उसने दिखाया ये एच पॉजिटिव आयन को बाहर फेंक रहा है और पोटाशियम को आपके पास सेल के अंदर लेके आ रहा है। अब हमारे पास अगर इसका डिफेक्ट है तो हमें दो बातें तो पहले पता चल जानी चाहिए हमारे पास। क्या होगा कि आपके पास पेशेंट को हाइपोकैलीमिया होगा। ठीक हो गया, हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैलीमिया, ठीक है, क्योंकि आपके पास पोटाशियम जो है वो वेस्ट हो रहे हैं यूरिन में। और फर्दर आपके पास जो यूरिन की पीएच है, अब उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि यूरिन की पीएच जो होगी वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? यूरिन पीएच, तो यूरिन पीएच आपके पास मोर देन 5.5 मिलती है। इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो बेसिक मिलती है, बेसिक, बेसिक का क्या मतलब है कि आपके पास जो एसिड होते हैं वो नहीं जाते यूरिन में। ठीक हो गया, तो आपके पास क्यों नहीं? क्योंकि वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ सारे बॉडी के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, तो हाइपोकैलीमिया और इस आपके पास जो बेसिक पीएच होती है वो मिलती है यूरिन की। और फर्दर इसको हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास अल्फा इंटरग्रेटेड सेल का डिफेक्ट होता है। अब मेनली हमारे पास इस कंडीशन में जो आपको साथ कॉम्प्लिकेशन मिलती है, एसोसिएशन इसके साथ ये मिलती है कि आपके पास इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। ठीक हो गया, इसका रिस्क जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आपके पास जो यूरिन होता है ना, यूरिन आपके पास अल्कलाइन होता है। यहाँ पे हम बनाते हैं, हमारे पास ये पीसीटी वाला पार्ट है, पीसीटी के बाद हमारे पास यहाँ पे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये आपके पास क्या है? डीसीटी, और एंड पे आपके पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है जी, तो अब आपके पास यहाँ से एच पॉजिटिव आइन जो थे ना, एच पॉजिटिव आइन हमारे पास क्या होने थे? एच पॉजिटिव आइन को ल्यूमन में फेंकना था और यहाँ से ल्यूमन से पोटाशियम को रीअब्सॉर्ब करना था, और एच पॉजिटिव आइन यहाँ आने थे। ठीक है, अब हमारे पास ये जो पंप है ना, ये हो चुका है आपके पास, ये जो है इसकी एक्टिविटी खराब हो चुकी है, ये अल्फा इंटरकलेटेड सेल है। अब आपके पास अगर एच पॉजिटिव आयन यूरिन में नहीं आ रहे, अगर यूरिन में एच पॉजिटिव नहीं आ रहे, तो आपके पास जो यूरिन है, यूरिन जो होगा वो अल्कली होगा। अल्कली होगा क्योंकि एच पॉजिटिव आयन नहीं है। अल्कली यूरिन अल्कली है, लेकिन अगर हम सीरम की बात करें तो सीरम आपके पास जो है वो एसिडिक है। ठीक है, बॉडी जो है आपके पास एसिडिक है, यूरिन अल्कली है। तो अब यूरिन आपके पास जो एसिडिक सीरम होता है उसका क्या काम होता है? वो आपके पास एसिडिक, वो आपके पास जो ब्लड में जब एसिडिक कंटेंट बढ़ जाता है ना, तो वो आपके पास बोन से
कैल्शियम के रिलीज को इन्हांस कर देता है, रिलीज कैल्शियम, ठीक हो गया। तो कैल्शियम ज्यादा रिलीज होगा, तो ये जितना भी कैल्शियम रिलीज होगा एसिडिक की वजह से, ये सारे का सारे, ये मैंने ब्लड बना दिए, ब्लड वेसल बना दिए, तो आपके पास यहाँ से ये आ जाएगा किडनी के पास। तो अब आपके पास ये कैल्शियम सारा आ चुका है, तो ये कैल्शियम आपके पास आएगा इधर नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन में। और आपके पास कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होनी होती है? पहले तो आपके पास यहाँ से होती है पैरासेलुलर कैल्शियम और मैग्नीशियम की, ठीक हो गया, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसके बाद डीसीटी से होती है, यहाँ से आपके पास होती है सोडियम कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट, आपके पास एंटीपोटर होते हैं जो कि कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। तो अगर आपके पास सीरम एसिडिक था तो उसने क्या किया कि आपके पास बोन से कैल्शियम को निकाला और कैल्शियम को सीरम में बढ़ा दिया, ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम किडनी में आया, नेफ्रॉन में आया। और यहाँ पे ये आपके पास एसिडिक सीरम ये काम करेगा कि यहाँ से इसकी जो रीअब्जॉर्प्शन होगी उसको इनहिबिट कर देगा, रिजॉर्प्शन, ठीक हो गया। तो रिजॉर्प्शन भी नहीं होगी और ज्यादा रिलीज भी हो जाएगा, तो सारे का सारा कैल्शियम अब आपके पास क्या है, यूरिन में है, ठीक हो गया। तो अब यूरिन में आपके पास जो कैल्शियम होता है, तो अल्कलाइन यूरिन जो होता है वो आपके पास कैल्शियम स्टेसिस के लिए हेल्पफुल होता है, कि कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा यूरिन में रहेगा। अगर कैल्शियम आपके पास ज्यादा से ज्यादा देर तक यूरिन में रहता है तो ये आपके पास कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन का जो रिस्क है वो बढ़ा देता है, ठीक हो गया। तो मेनली हमारे पास ये जो डिजीज होती है, अगर वो डिजीज किस तरह से पूछेगा, वो आपको कहेगा कि आपके पास जो सीरम पीएच है वो आपके पास डिक्रीज है, वो कह देगा 7.37 है, ठीक हो गया, लेस देन। और जो पेशेंट है वो किडनी स्टोन के साथ है। और फिर फर्दर आपके पास जो यूरिन पीएच है, यूरिन पीएच उसकी 5.5 से ज्यादा है, ये सारी बातें हैं। तो जो पेशेंट है वो आपके पास क्या, आप क्या कहेंगे, क्या डायग्नोज करेंगे, तो उसको आपके पास टाइप 1 रीनल एसिडोसिस है, ठीक हो गया, एसिडोसिस टाइप 1। ये जो आपके पास कंडीशन होती है ना, इसमें मेनली अपनी जो बातें, हाइपोकैलीमिया, ठीक है, उसके अलावा पीएच जो है किडनी का, जो आपके पास यूरिन जो है उसकी पीएच, तो ये सारी बातें विद लॉजिक याद करनी है आपने, इसको रटा नहीं लगाया जा सकता, रटा लगाएंगे तो भूल जाएगा। पोटाशियम क्यों है आपके पास हाइपोकैलीमिया क्यों होता है, क्योंकि पोटाशियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, ठीक हो गया। अगर हम यूरिन के पीएच की बात करें, वो बढ़ रही है क्योंकि उसमें एच पॉजिटिव आयन नहीं आ रहे। कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन आपके पास क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आपके पास एसिडिक एनवायरनमेंट कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देता। तो ये सारी काजेज है मेनली। जैसे हमने देखा कि हमारे पास वहां पे फेनकनी सिंड्रोम मोस्ट कॉमन काज थी, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एम्फोटेरासिन बी, एम्फोटेरासिन बी, ठीक हो गया, एंटी फंगल ड्रग है। ये मोस्ट कॉमन काज है फॉर द रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1। एम्फोटेरासिन बी अगर कोई बंदा ले रहा है तो उसमें हो सकता है। ऑटो इम्यून डिजीजेस, ऑटो इम्यून डिजीज, तो ऑटो इम्यून डिजीज की अगर हम बात करें तो मेनली हमारे पास कौन कौन सी, एसएलई, शोगरेन सिंड्रोम, इनमें मोस्ट कॉमनली हो सकता है आपके पास ये टाइप 1 जो होती है कंडीशन, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास अगर किसी पेशेंट को ये आपके पास टाइप 1 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है तो उसको हम अमोनियम क्लोराइड टेस्ट, अमोनियम क्लोराइड टेस्ट करते हैं। अगर हम किसी पेशेंट को अमोनियम क्लोराइड देंगे तो अमोनियम क्लोराइड आपके पास क्या है, एसिडिक है। तो जब हम देते हैं किसी पेशेंट को अमोनियम क्लोराइड Na4Cl, तो आपके पास क्या होता है कि ये सारे का सारा यूरिन में आ जाता है। अगर यूरिन में एसिड आएगा तो आपके पास जो यूरिन पीएच होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, लेस देन 5.5, ठीक है। लेकिन आपके पास डायग्नोस्टिक कंफर्मेशन के लिए अमोनियम क्लोराइड जब दिया जाता है तो आपके पास जो यूरिन पीएच है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता और वो मोर देन 5.5 ही मिलती है। तो यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि ये जो पेशेंट है वो किसका है, वो आपके पास ये टाइप 1 डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1 का, ठीक हो गया। और इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम वही देते हैं, सोडियम क्लोराइड, सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे, ठीक हो गया, जिससे आपके पास ये बफर जो होगा वो मेंटेन हो जाएगा, ठीक हो गया जी। आखिरी बात रह गई हमारे पास, आखिरी बात ये है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि पीसीटी, पीसीटी के बाद हमारे पास डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले और फिर आपके पास असेंडिंग लूप ऑफ एनले। असेंडिंग लूप ऑफ एनले के बाद हमारे पास ये डीसीटी का पार्ट है और डीसीटी के बाद हमारे पास यहाँ पे एंड पे है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो हमारे पास यहाँ पे बोमेन कैप्सूल है, ठीक है, एफरेंट डिफरेंट आर्टियोल है। तो इसमें ये जो कंडीशन होती है हमारे पास टाइप 4 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4, यहाँ पे हमारे पास किस तरह से एल्डोस्टेरोन जो है वो काम करता है, वो कुछ इस तरह से काम करता है कि यहाँ पे आपके पास बेजोलेटर साइड के ऊपर सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप होते हैं, जिधर से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है और पोटाशियम को इधर फेंकता है। और यहाँ पे आपके पास इनएक चैनल होते हैं, एपिथेलियल सोडियम चैनल, जिधर से सोडियम, ठीक हो गया, जाता है। और फर्दर आपके पास जो पोटाशियम होता है वो आपके पास यूरिन में आता है पोटाशियम, और इसके अलावा आपके पास यहीं पे एच पॉजिटिव आयन के ट्रांसपोर्टर भी होते हैं, ठीक हो गया, जो एच पॉजिटिव आयन को बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब मेनली आपके पास ये हाइपर कैलिमिक ट्यूबुलर एसिडोसिस जो है, हाइपर कैलिमिक ट्यूब्यूलर एसिडोसिस, मेन इसमें काज ये है कि ये पेशेंट जो होगा वो हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म के साथ प्रेजेंट करेगा।
हाइपो एल्डोस्टिरोनिज्म, कि इसको एल्डोस्टिरोन का लेवल इसकी बॉडी में कम होगा, या इसको रेजिस्टेंस होगी एल्डोस्टिरोन की, रेजिस्टेंस, ठीक हो गया, एल्डोस्टेरोन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात पहले कर देते हैं कि हमारे पास क्यों रेजिस्टेंस क्यों हो जाती है। हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग हैं जो कि एल्डोस्टेरोन की रेजिस्टेंस करवा देती हैं, जैसे बैक्ट्रीन, जैसे कि हमारे पास ट्राइमेथोप्रिन, ठीक है, और आपके पास, तो इसको हम बैक्ट्रीन कहते हैं। तो ये आपके पास एल्डोस्टेरोन की रेजिस्टेंस करवा देती हैं। एल्डोस्टेरोन का क्या काम था कि एल्डोस्टेरोन ने आना था, और एल्डोस्टेरोन ने आपके पास यहाँ पे एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर होते हैं, एल्डोस्टेरोन वहां पे जब लगता है तो आपके पास इसकी एक्टिविटी, इसकी एक्टिविटी, इसकी एक्टिविटी, इसकी एक्टिविटी, सबकी एक्टिविटी को इन्हांस कर देता है, ठीक हो गया। तो कैल्शियम को सीरम में बढ़ाएगा और पोटाशियम और H पॉजिटिव आयन को आपके पास सीरम में कम करेगा। लेकिन जब एल्डोस्टेरोन ही नहीं होगा, हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म है, तो आपके पास क्या होगा कि सोडियम तो जो भी है सोडियम कम होगा, लेकिन मेनली H पॉजिटिव आयन एक्सक्रीट नहीं होंगे। अगर H पॉजिटिव आयन एक्सक्रीट नहीं होंगे तो H पॉजिटिव आयन सारे के सारे आपके पास क्या होंगे, सीरम में बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज द मेन काज फॉर द रीनल आपके पास हाइपरकैलेमिक ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4 जो होती है, ठीक है। अब ये कंडीशन जो होती है, इसको उसने लिखा हुआ है कि इसमें आपके पास क्या मिलता है, हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया मिलता है, ठीक है। हाइपरकैलेमिया क्यों मिलता है, आपके पास ये जो पोटाशियम है ना, पोटाशियम आपके पास एक्सक्रीट नहीं हो रहा, क्योंकि एल्डोस्टेरोन यहाँ पे नहीं लग पा रहा, तो पोटाशियम एक्सक्रीट नहीं होगा तो सीरम में बढ़ेगा, तो हाइपरकैलेमिया होगा और एसिडोसिस होगा। और ये हाइपरकैलेमिया जो होता है वो ये कह रहा है कि आपके पास ये अमोनिया, ठीक हो गया, अमोनिया अमोनियम की फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देता है। अमोनियम आपके पास कहाँ से बनता है, यहाँ से आपके पास पीसीटी के सेल में, यहाँ से आपके पास अमोनियम की फॉर्मेशन होती है, ग्लूटामीन अमाइनो एसिड होता है जिससे अमोनिया बनता है। और ये जो अमोनिया होता है आपके पास ये आता है, आता है, आता है, आता है, इस तरह आएगा, आएगा, और आपके पास यहाँ से हमने कहा था कि किस तरह से बैलेंस करती है यूरिन के सोडियम, ये आपके पास अमोनिया आएगा और पोटाशियम इसके साथ मिलेगा, और ये अमोनिया जो था फिर बाद में आपके पास यूरिन में अमोनियम की फॉर्म में NH4, NH3 था, H पॉजिटिव इसके साथ मिलेगा, तो अमोनियम आपके पास क्या होगा, यूरिन यूरिन में आपको मिलेगा, ठीक हो गया। तो अब इसमें ऐसी कंडीशन होती है कि हाइपरकैलेमिया जो होता है ना, वो अमोनियम की फॉर्मेशन को भी रोक देता है और उसके साथ एक्सक्रीट भी नहीं होने देता। अब अगर आपके पास ये सारी कंडीशन है कि अमोनिया अगर नहीं आ रहा आपके पास, ठीक है, अमोनिया जो था ना वो आपके पास बफर के तौर पे काम कर रहा था, तो अगर बफर नहीं हो रहा तो आपके पास जो यूरिन की पीएच होगी वो वेरिएबल मिलेगी आपको। यूरिन पीएच आपके पास 5.5 से ज्यादा भी मिल सकती है और कम भी मिल सकती है, लेस देन 5.5 वेरिएबल मिलेगी, ठीक हो गया, क्योंकि उसके साथ जो बफर होना था ना वो आपके पास क्या है, वो प्रॉपर बफर उसको नहीं मिल रहा। हाइपरकैलेमिया है, अमोनिया की आपके पास फॉर्मेशन नहीं हो रही, H पॉजिटिव आयन बढ़ रहे हैं, तो ये आपके पास मेनली टाइप 4 एसिडोसिस है। फर्दर हमारे पास इस कंडीशन में ये है कि कौन कौन सी ऐसी काजेज हैं जो कि मेनली आपके पास ये काज करवाती हैं, ठीक है। तो मेनली हमारे पास हाइपोरिनिज्म, हाइपोरिनिज्म, ठीक है जी, एल्डोस्टिरोनिज्म, एल्डोस्टिरोन, हाइपोरिनिज्म, हाइपो एल्डोस्टिरोनिज्म। आपके पास अगर रिनिन जो है वो रिलीज नहीं हो रहा ना, तो इसके नतीजे में आपके पास क्या होगा कि एल्डोस्टिरोन का लेवल कम हो जाए। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है, तो वो ये कह रहा है कि आपके पास एनसेड्स जो ड्रग हैं वो भी ऐसे काज करवा सकते हैं, वो भी रिनिन के रिलीज को डिक्रीज कर देते हैं। उसके अलावा आपके पास डायबिटीज, डायबिटीज जो होती है वो भी आपके पास रिनिन की रिलीज को रिनिन के रिलीज को डिक्रीज कर देती है। अगर कोई पेशेंट जो है वो आपके पास कोई ऐसी ड्रग्स ले रहा है, जैसे कि हमारे पास हमने कह दिया कि अrbs ले रहा है, ठीक है, उसके अलावा आपके पास एस इनहिबिटर्स ले रहा है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, उसके अलावा डायरेक्ट रीनिन इनहिबिटर, एलिसकायरिन होती है, वो आपके पास एलिसकायरिन ड्रग होती है, एलिसकायरिन डायरेक्ट रीनिन को इनहिबिट कर देती है, ठीक हो गया। तो ये सारी ड्रग्स अगर कोई पेशेंट ले रहा है तो इसके नतीजे में एल्डोस्टेरोन की एक्टिविटी जो होगी वो कम हो जाएगी, तो सारे का सारा जो काम होगा वो यही होगा कि आपके पास H पॉजिटिव आयन जो होंगे वो एक्सक्रीट नहीं होंगे बल्कि यूरिन में बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक हो गया। और ये जो पेशेंट होता है मेनली अगर सिनेरियो की बात हम करें तो वो कहता है कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी ये मेंशन होगा, ठीक हो गया। डायबिटिक नेफ्रोपैथी का जो पेशेंट होगा उसकी आपके पास बॉडी में मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है 80% के उसको टाइप 4 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, ठीक है जी। और बाकी इसमें अगर हम पीएच की बात करें, पीएच तो डिक्रीज है, लेकिन बाइकार्बोनेट जो इसमें मिलते हैं वो आपके पास कितने मिलेंगे, बाइकार्बोनेट हमारे इस कंडीशन में जो होते हैं वो मोर देन 17 मिलेंगे, मोर देन 70। नॉर्मल कितने होते हैं 24। सिर्फ एक कंडीशन है हमारे पास जिसमें बाइकार्बोनेट बहुत कम मिलते हैं और वो है आपके पास टाइप 1, तो इसमें बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो लेस देन हमारे पास 10 होते हैं, उसकी वैल्यू बाइकार्बोनेट की लेस देन 10 होती है, ठीक है। बुक पे आ जाते हैं, हम देखते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि एल्डोस्टिरोन जो था ना वो आपके पास उसकी या तो वो रिसेप्टर पे नहीं लग रहा था या एल्डोस्टिरोन की डेफिशिएंसी थी, ठीक हो गया।
तो इसकी अगर डेफिशिएंसी थी तो आपके पास इसने काम क्या करना था, इसने एच पॉजिटिव आयन को बाहर निकालना था, ठीक हो गया। तो अब ये नहीं निकाल पाएगा, ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे हमारे पास ये क्या करता है कि एल्डोस्टेरोन, अगर आपके पास ये पोटाशियम जो था, पोटाशियम इंक्रीज हो रहा था, अगर एल्डोस्टेरोन काम नहीं कर रहा ना तो पोटाशियम इंक्रीज होगा, क्योंकि ये बाहर नहीं निकलेगा। अगर बाहर नहीं निकलेगा तो हाइपर कैलीमिया क्या करता है, एन अमोनिया की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देता है। और अमोनिया ने क्या करना था, किसने आपके पास अमोनियम में कन्वर्ट होना था एच पॉजिटिव आयन के साथ मिलकर, ठीक हो गया। तो इस तरह से जो यूरिन पीएच है वो आपको वेरिएबल मिलेगी, ठीक हो गया। वेरिएबल ज्यादातर आपके पास एसिड की मिलती है, ठीक है। तो मेनली आपके पास ये कंडीशन थी, यहाँ पे उसने वेरिएबल लिखा हुआ है। तो एल्डोस्टेरोन आपके पास प्रोडक्शन डिक्रीज, डायबिटिक हाइपोरिनिज्म, एस इनहिबिटर, अर्ब्स, एनसेड, हेपरिन, साइक्लोस्पोरिन, एड्रिनल इंसुफिशियंसी, एल्डोस्टेरोन रेजिस्टेंस, पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, ठीक है, अमाइलोराइड, नेफ्रोपैथी ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन एंड ट्राइमेथोप्रिम सल्फासालाजिन। ये हमारे पास जो ड्रग होती हैं, इनको इसको बैक्टीरियन कहते हैं, ये जो कॉम्बिनेशन होता है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कि ये हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म है, एल्डोस्टेरोन रेजिस्टेंस है, हाइपरकैलीमिया, डिक्रीज अमोनियम सिंथेसिस इन पीसीटी, डिक्रीज अमोनियम एक्सक्रीशन। ये बात होगी हमारे पास, हाँ यही था हमारे पास। अब यहाँ पे जो मेन बातें इधर बुक पे मेंशन नहीं है, तो टाइप 1 जो होगा इसमें जो बाइकार्बोनेट का लेवल होगा वो लेस देन 10 मिलेगा आपको। ये इसमें आपके पास कितना होता है, 12 से 20 होता है, और इसमें आपके पास मोर देन 17 बाइकार्बोनेट का जो लेवल होता है, ठीक है। अच्छा, फर्दर हमारे पास सिनेरियो किस तरह आएगा कि पेशेंट या तो फनकनी सिंड्रोम का है, ठीक है, या उसके अलावा मल्टीपल माइलोमा है उसको, तो पेशेंट को आपके पास ज्यादातर ये होगी। इसमें हमेशा वो मेंशन करेगा ऑटो इम्यून डिजीज को, और किडनी स्टोन को जरूर मेंशन करेगा। अगर किडनी स्टोन है ना तो वो आपके पास कंडीशन टाइप 1 होती है। इसमें आपके पास डायबिटिक नेफ्रोपैथी को मेंशन करेगा, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हाइपोरिननिज्म, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये कंडीशन हो सकती है।